तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक रिपोर्टर की जिंदगी पर बीती सच्ची और नाकाबिले यकीन कहानी, उसी की जुबानी। मेरा ताल्लुक एक प्राइवेट चैनल से है। मेरे सपुर्द चैनल के लिए ड्रोनी स्टोरीज और मुख्तलिफ पुरअसरार अमारतों के बारे में फीचर रिपोर्ट्स तैयार करना है। काम करने का मेरा अंदाज दूसरों से ज़रा मुख्तलिफ है। मैं अपनी तहकीकी रिपोर्ट में मामूली बातों को भी नज़रअंदाज नहीं करता। काम के दौरान अक्सर मुझे अजीबो गरीब वाक़यात से भी दो चार होना पड़ता है। बाज़ औक़ात मौत मेरे बहुत करीब से गुजरती है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने अपने कैरियर की पहली तहकीकी रिपोर्ट बनाई थी, जो एक पुरअसरार अमारत के बारे में थी। उस वक्त मेरे साथ एक अजीब वाक़या पेश आया था। कैमरामैन मेरे साथ था। मैं बालकोनी में खड़ा बाहर की तरफ देख रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई जानवर मेरे पाँव पर अपनी जुबान फेर रहा है। मैं हैरत से पाँव को देखने लगा। वहाँ कुछ भी नहीं था। उस वक्त मेरा डर जाना फितरी था। क्या हुआ? आप घबरा क्यों रहे हैं? कैमरामैन नदीम ने पूछा। यहाँ तुम्हें कुछ नजर आ रहा है क्या? नहीं सर, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे यहाँ कुछ है। अचानक मेरा जिस्म हवा में झूलता हुआ महसूस हुआ और मैं बालकोनी से उड़ता हुआ फिजा में ऊपर जाता चला गया। नदीम भी ये मंजर देखकर खौफजदा हो गया, लेकिन उसने अपने खौफ पर काबू रखते हुए ये मंजर कैमरे में फिल्म बंद कर लिया। फिर मुझे एक झटका लगा और मैं कलाबाजियां खाता हुआ तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगा। मौत लम्हा बलम्हा मेरे करीब आ रही थी कि अचानक जमीन पर गिरने से पहले मेरे हाथ में बालकोनी की ग्रिल का पाइप आ गया। मैंने उस ग्रिल को मजबूती से थाम लिया और मेरी जान बच गई। नदीम ये मंजर देखकर बहुत खौफजदा हो गया था। उसने मेरे गिरने का शॉट मुकम्मल किया और फिर फुर्ती से नीचे आ गया। मेरे बालकोनी से फिजा में मुअल्लक होने और ज़मीन पर गिरने का मंजर जब ऑन एयर गया तो मुझे खूब दाद मिली। अपनी तारीफ लोगों के मुंह से सुनकर मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया और दिल में मजीद कुछ कर दिखाने की ख्वाहिश हलचल मचाने लगी। एक बार किसी गांव में हम पुरअसरार हवेली की तहकीकी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे कि हमारी गाड़ी चलते चलते रुक गई। इंजन गर्म हो गया था, रेडिएटर में पानी नहीं था और हमारे पास पानी का इंतज़ाम भी नहीं था। मैंने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए खाली गैलन उठाया और पानी के लिए करीब के जंगल में निकल गया। रात का वक्त था। मैं बेखौफी से आगे बढ़ रहा था। एक जगह तालाब नजर आया। जैसे ही मैं तालाब के करीब गया तो मुझे लगा जैसे वहां कोई है। सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। नदीम, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो ना? लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं। नदीम ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुसलसल सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज थी। मैंने गैलन पानी से भर लिया। मैं अब उस तरफ चलने लगा जहां से आवाज आ रही थी। उस वक्त जो मंजर मेरे सामने था, उसे देखकर मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। एक अजीब किस्म की मखलूक वहां खड़ी थी, जिसका जिस्म काले रीछ जैसा और मुंह किसी कुत्ते का सा था। उसकी जैसे ही मुझ पर नजर पड़ी तो वो मुझ पर हमला करने को दौड़ी। हम दोनों के दरमियान फासला ज्यादा था, इसलिए मुझे भागने का मौका मिल गया। कुछ दूर तक उस मखलूक ने मेरा पीछा किया, लेकिन फिर वो वापस लौट गई। उसके जाने पर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जान बच गई, वरना उस मखलूक के चुंगल में फंस जाता तो आज ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा ना होता। जब मैंने गाड़ी में आकर अपने साथियों को उस मखलूक के बारे में बताया तो वो मेरा मजाक उड़ाने लगे। उनका ख्याल था कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं उन्हें कैसे बताता कि ये हकीकत है। बचपन में भी मैं खुद को बहुत बहादुर समझता था। जबकि हम किराए के नए मकान में मुंतकिल हुए तो वो मकान पहले वाले मकान से बहुत बड़ा था। उसमें कई कमरे थे, छत भी बहुत बड़ी थी। गर्मी के दिनों में छत पर सोया जा सकता था। इस घर के बारे में मशहूर था कि ये घर आसेबी है। जो कोई भी किराएदार आता है तो एक माह से ज्यादा उसमें नहीं टिकता। उस घर में वाकई आसेब था। वो किसी को परेशान नहीं करता था। अक्सर घर वालों को बालकोनी, बावर्ची खाना और छत पर एक काला सा साया नजर आता था, जिसका सर नहीं था। मेरे बहन भाई उसका जिक्र करते हुए खौफजदा होते तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मैं गुस्से में आ गया और उनसे बोला, किसी दिन मुझे वो सरकटा नजर आने दो, फिर मैं उसको बताता हूँ। तुम उसको क्या बताओगे? मेरी बहन ने कहा। मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो यहाँ आना ही भूल जाएगा। ऐसी बातें नहीं करते, कहीं वो सरकटा ना सुन ले, मेरी बहन मुझे कहने लगी।
अरे मैं तो उसको सुनाने के लिए ही ऐसी बात कर रहा हूँ, साला सबको नजर आता है, हिम्मत है तो मेरे सामने आकर दिखाए। मैं जोश में बोलता चला गया। फिर मेरी बहन और मेरे भाई के समझाने पर मैं वक्ती तौर पर खामोश हो गया, लेकिन मैं दिल में तहैया कर चुका था कि मुझे जैसे ही सरकटा नजर आया तो मैं आयतल कुर्सी पढ़कर उस पर फूंक दूंगा। इस तरह हो सकता है हमारी उस सरकटे से जान छूट जाए। उसी रात जब मैं अपने कमरे में सोया तो सोते में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मेरा गला पकड़कर दबाना शुरू कर दिया है। मेरा सांस घुटता हुआ महसूस हुआ। मैं समझा कि शायद मेरे भाई की यह हरकत है। वो अक्सर ऐसी हरकतें करता रहता था। आज भी वो मुझे डराने के लिए ऐसी हरकत कर रहा हो। मैंने आंखें खोलकर देखा, कमरे में कोई नहीं था, जबकि मेरे गले पर मुसलसल दबाव बढ़ रहा था, जिससे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। सरकटे ने मेरी आज की गुफ्तगू सुन ली थी, इसलिए इंतकामी कार्रवाई करने के लिए आ गया था। सोते में उसने मेरा गला इसलिए दबाया था कि मैं जवाब में कुरानी आयात ना पढ़ सकूं। मौत के खौफ से मेरा चेहरा पसीने से तर हो गया। अगर थोड़ी देर और गुजर जाती तो मैं यकीनन मर सकता था। बड़ी मुश्किल से मेरी आवाज़ निकली और मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जैसे जैसे मैं आयतल कुर्सी पढ़ता जा रहा था, मेरे गले पर से दबाव कम होता जा रहा था और फिर अचानक दबाव ख़त्म हो गया। मैंने फौरन बेड से उठकर पानी पिया। सांस बहाल होने पर सुकून का सांस लेते हुए चारों कुल पढ़कर अपने सीने पर दम किया और सो गया। सुबह जब मैंने घर वालों को रात का वाकया सुनाया तो वो सब खौफजदा हो गए। वैसे भी हम जब से यहाँ आए थे अजीबोगरीब वाकयात हो रहे थे। कभी सुबह पिंजरे में तोता मुर्दा हालत में मिलता, कभी खरगोश, कभी हमारी पालतू बिल्ली के बच्चों में से कोई एक मुर्दा हालत में मिलता था। इन बातों ने घर वालों को इस कदर खौफजदा किया कि वो घर हमने 1 महीने के अंदर ही अंदर छोड़ दिया। बचपन ही से मेरी तबीयत में शामिल था कि मुझे अजीबोगरीब वाकयात से दिलचस्पी थी। इसी शौक के बायस मैंने सहाफ़ती कैरियर में ऐसे प्रोग्राम करना पसंद किया था। हर हफ्ते मेरी तहकीकी रिपोर्ट्स पर मबनी चीज़ें चैनल से टेलीकास्ट होती थी। मेरा घरेलू मुलाजिम शफ़ी मोहम्मद मुझे एक अरसे से कह रहा था कि मैं उनके गांव में वाक़ई बड़ी सी पुरअसरार हवेली के बारे में एक फ़ीचर रिपोर्ट तैयार करूं। मैं उसका मजाक उड़ाने को कहता था कि जब तुम्हारी बहुत बड़ी हवेली है तो फिर ज़मीनें भी होंगी। तो वो कहता, हाँ जी बिल्कुल है। वो तुम्हारी जब इतनी बड़ी जायदाद है तो फिर मेरे पास नौकरी क्यों कर रहे हो? गांव में जाकर अपनी ज़मीनों की देखभाल करो। साहब, मेरा बहुत दिल करता है कि ज़मीनों की देखभाल करूं, लेकिन मेरे वालिद ने मरते वक्त सख्त अल्फाज में कहा था कि ज़िंदगी में कभी भूल कर भी गाँव का रुख ना करना। पता नहीं उनके दिल में गाँव का क्या खौफ बैठ गया था। मेरी माँ भी मुझे गाँव जाने नहीं देती, तो फिर मैं किस तरह तुम्हारी पुरअसरार हवेली के बारे में फ़ीचर रिपोर्ट तैयार कर सकूँगा? साहब, जब पुरअसरार हवेली के बारे में आप फ़ीचर रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज़ी हों तो मुझे बता देना। मैं अपनी माँ को ये नहीं बताऊंगा कि किस गांव जा रहे हैं, बल्कि कह दूंगा कि साहब मुझे शूटिंग के लिए कहीं ले जा रहे हैं। असल में मैं वो राज जानना चाहता हूँ जिसकी बिना पर मुझे मेरे वालिदैन ने वहाँ जाने से मना किया है। शफ़ी मोहम्मद का इसरार जब बहुत बढ़ा तो मैं भी उसके गाँव जाकर फ़ीचर रिपोर्ट्स बनाने को तैयार हो गया। जब हम गाँव रवाना हुए तो शफ़ी बहुत खुश था। ऐसा लगता था कि उसकी दिली मुराद पूरी होने वाली है। मैंने शफ़ी को सख्ती से मना किया था कि गांव में वो अपने बारे में किसी को ना बताए कि वो इसी पुरअसरार हवेली वालों के ख़ानदान का एक फ़र्द है। उसने मुझसे वादा किया कि वो किसी को अपने बारे में नहीं बताएगा। जब हम गांव पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी। गांव वालों ने हमें देखकर ऐसा घेरा डाल लिया कि जैसे हम किसी और सियारे की मखलूक हों। दरअसल हमारा चैनल बहुत देखा और पसंद किया जाता था। मेरा प्रोग्राम लोगों में बहुत मकबूल था, इसलिए मुझे और कैमरामैन को देखकर वो समझ गए कि हम यहाँ किसी खास मकसद के तहत आए हैं। गांव के कई लोग हमें पुरअसरार हवेली ले गए। हमने दिन की रोशनी में हवेली के बाहर और अंदर से मुख्तलिफ मनाजिर फिल्म बंद किए। हवेली वाकई बहुत पुरअसरार थी। अब तक मैंने जितनी भी हवेलियाँ देखी थीं, इनमें ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत हवेली थी। शफ़ी मोहम्मद हवेली देखकर ऐसे दीवाना हुआ जा रहा था कि जैसे उसे कोई ख़जाना मिल गया हो। वो हवेली की एक एक चीज़ को बड़े गौर से देख रहा था और खुश हो रहा था। मैंने उसके कान के पास जाकर हल्के से कहा, शफ़ी मोहम्मद, अपने वादे का पास रखना। जी साहब। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुम इस पुरअसरार हवेली के बारे में कितनी ही तफसीली रिपोर्ट तैयार कर लो, लेकिन वो अधूरी ही रहेगी। एक बुजुर्ग ने मेरे करीब आते हुए कहा। वो कैसे बुजुर्गो? मैं तुम्हारा प्रोग्राम हर हफ्ते बहुत शौक से देखता हूँ,
اس لیے میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس حویلی میں رہنے والا کوئی بھی شخص اب اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن ایک شخص ایسا ہے جو تمہیں راز کی بات بتا دے۔ اگر تم اس سے وہ راز اگلوا سکو جس کے سبب یہ حویلی آسیبی حویلی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اس بزرگ کی یہ بات پر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ واقعی وہ درست کہہ رہے تھے۔ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا۔ شفیع محمد خود وہ راز جاننے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں تک چلا آیا تھا۔ وہ کون ہے بزرگوں؟ وہ دینو بابا ہے، جو یہاں سے دور ایک جھونپڑی میں رہتا ہے، اس حویلی کا سب سے پرانا اور وفادار نوکر، لیکن ان دنوں قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے۔ دن میں بھیک مانگنے کے لیے دور تک چلا جاتا ہے، بزرگ نے بتایا۔ بزرگ کی بات نے میرے تجسس کی حس کو جگا دیا، اور میں یہ جاننے کے لیے بے چین ہو گیا تھا کہ اس راز سے پردہ اٹھاؤں جس کے سبب یہ حویلی ویران اور آسیبی ہوئی تھی۔ یہ راز واقعی دینو بابا سے زیادہ بہتر کون جان سکتا تھا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان سے ابھی ملاقات ہو جائے؟ ابھی وہ بھیک مانگنے پتہ نہیں کہاں گیا ہوگا۔ ویسے بھی آپ رات کے وقت حویلی کی فلم بندی کریں گے، اس لیے اس کا انتظار کر لیں، بزرگ نے کہا۔ شام ہونے تک ہم اس حویلی میں اپنا سامان رکھ کر آرام کرتے رہے۔ جب شام ہوئی ہم دینو بابا کی جھونپڑی جانے کو تیار ہوئے۔ شفیع محمد نے ہمارے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور ہمارے آنے تک اس نے گاڑی میں بیٹھے رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے ہمارے ساتھ نہ جانے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، اس لیے ہم اسے وہیں چھوڑ کر دینو بابا کے پاس چل دیے۔ وہ انتہائی خستہ حال جھونپڑی تھی جس میں ایک بوڑھا آدمی بری طرح کھانس رہا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر پہلے پریشان ہو گیا، پھر جب ہم نے اپنی آمد کا مقصد بتایا تو وہ خوفزدہ ہو گیا۔ ارے کیوں گڑے مردے اکھاڑتے ہو؟ چھوڑو، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ندیم میرے کہنے سے پہلے ہی کیمرہ آن کر چکا تھا۔ بابا، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ٹی وی چینل کے ذریعے پتہ چلے کہ یہ حویلی پراسرار کیوں ہے اور اس کے رہنے والوں کے ساتھ کیا بیتی۔ ایک تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ٹی وی چینل کو کیا ہو گیا ہے، جو کام کرنا ہے وہ نہیں کرتے، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے محلوں اور گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ چھوڑو بابا، تم کوئی ڈھنگ کا کام کرو تاکہ تمہارا افسر تم کو شاباش دے۔ یہ کیا پرانی بات پوچھنے آ گئے؟ جو بات گزر گئی وہ گزر گئی، دینو بابا نے افسردہ ہوتے ہوئے کہا۔ بابا، ہم بڑی امید سے آپ کے پاس آئے ہیں، ایک آپ ہی ہیں جو ہمیں اس راز کے بارے میں معلومات دے سکتے ہیں۔ میں کیا کروں؟ تم اتنی دور سے آئے ہو، مسافر ہو، ہم گاؤں والے مسافر کو اپنا مہمان سمجھتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ پرانی یادوں کو ایک بار پھر ذہن میں جمع کر کے تمہیں بتا دوں کہ اس حویلی والوں کے ساتھ کیا بیتی تھی، حویلی کیوں پراسرار ہوئی۔ ہاں بابا، آپ ضرور اپنے ذہن پر زور ڈال کر ہمیں بتائیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں خوبرو جوان تھا۔ وڈیرا جان محمد کے 4 لڑکے شیر محمد، پیر محمد، نیاز محمد اور نور محمد تھے۔ ایک لڑکی فیروزہ بھی تھی۔ اس نے اپنے 4 لڑکوں کی شادی کر دی تھی۔ فیروزہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ وڈیرا جان محمد کی خواہش تھی کہ فیروزہ اپنی تعلیم مکمل کر لے تاکہ وہ اس کی بھی شادی کسی اچھے خاندان میں کر دے۔ اسے یہ پسند نہیں تھا کہ اس کی بیٹی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہے، لیکن فیروزہ کی ضد اور یہ جان کر کہ ہاسٹل میں صرف لڑکیاں ہی ہوتی ہیں اسے رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ قاسم بھی فیروزہ کے ساتھ پڑھتا تھا، خوبصورت نوجوان تھا۔ اس میں خاص بات یہ تھی کہ وہ لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، بس ہر وقت پڑھائی میں مگن رہنے والا نوجوان تھا۔ فیروزہ کی بات چیت بھی قاسم سے اسی بنا پر ہوئی تھی کہ وہ لیکچر بڑی توجہ سے سنتا تھا اور پھر گھر جا کر نوٹس تیار کر لیتا تھا۔ فیروزہ نوٹس بنانے میں سست تھی، اس لیے وہ قاسم کے تیار کیے ہوئے نوٹس کی فوٹو کاپی کرا لیتی تھی۔ اس طرح وہ اپنے نوٹس بنانے سے بچ جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ دوستی محبت میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ فیروزہ قاسم کو ٹوٹ کر چاہنے لگی۔ قاسم بھی فیروزہ کو پسند ضرور کرتا تھا، لیکن ڈرتا بھی تھا کہ کہیں وڈیرے کو پتہ نہ چل جائے، ورنہ وہ اپنے آدمیوں سے اسے ہلاک بھی کرا سکتا تھا۔ قاسم کا تعلق غریب گھرانے سے تھا، دونوں خاندان کا جوڑ ممکن نہیں تھا۔ قاسم اکثر فیروزہ کو سمجھاتا کہ ہم دونوں اچھے دوست ہی رہ سکتے ہیں، اس لیے آگے بڑھنے میں ہم دونوں کو جان کا خطرہ ہے۔ فیروزہ ضدی قسم کی لڑکی تھی، بچپن سے وہ اپنی بات منواتی آئی تھی اور اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ اپنے باپ سے ضد کر کے قاسم سے شادی رچا لے گی۔ میں وڈیرا جان محمد کے حکم پر یونیورسٹی جا کر فیروزہ سے ملاقات کر کے خرچے کے لیے رقم اور جو چیزیں وہ منگواتی دے کر چلا آتا تھا۔ اکثر میری ملاقات فیروزہ سے ہوتی تو قاسم بھی اس کے ساتھ ہوتا۔ فیروزہ جیسے ہی کسی سہیلی کے پاس جاتی، قاسم اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر مجھے کہتا کہ فیروزہ آگ اور پانی کا کھیل کھیل رہی ہے، تم اس کو سمجھاؤ کہ مجھے حاصل کرنے کا خیال دل سے نکال دے۔
वडेरा जान मोहम्मद भी इस रिश्ते पर तैयार नहीं होगा। मुमकिन है कि मेरी जान का दुश्मन हो जाए। मैं उसको समझाता कि तुम फिक्र ना करो, ऐसी नौबत नहीं आएगी। मेरे जहन में ये बात है कि फिरोज़ा वडेरा जान मोहम्मद की कमज़ोरी है। अगर उसने कासिम से शादी करने की जिद की तो वो हरगिज़ इनकार नहीं करेगा और इस रिश्ते पर तैयार हो जाएगा। कासिम एक खूबसूरत नौजवान था। तालीम हासिल करके एक दिन उसे डॉक्टर बन जाना था। उसका मुस्तकबिल रोशन था। दिन गुजरते रहे और फिरोज़ा की मोहब्बत में शिद्दत बढ़ती रही। कासिम भी खुश था। उसके वालिदैन ने जो ख्वाब देखा था उसकी तकमील जल्द होने वाली थी। फिर एक दिन फिरोज़ा और कासिम दोनों डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बनने पर वो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। कासिम शहर में और फिरोज़ा गांव में थी। कासिम के बगैर फिरोज़ा का गांव में दिल नहीं लगता था। उसने वडेरा जान मोहम्मद से शहर में क्लिनिक खोलने की इजाज़त मांगी तो वडेरे ने साफ इनकार करते हुए उसे बताया कि उसने वडेरे रहीम बख्श के बेटे मूला बख्श से उसकी शादी करने की बात पक्की कर दी है। जल्द ही वो बाकायदा मंगनी की रस्म अदा करने वाले हैं। फिरोज़ा को मूला बख्श बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उसका एहतजाज करना फितरी रद्द अमल था। फिरोज़ा ने इस रिश्ते पर एतराज़ करते हुए कासिम से शादी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। वडेरा जान मोहम्मद अपनी बेटी से अपनी पसंद की शादी पर भड़क उठा और उसको बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। उसने वडेरे रहीम को मंगनी की रस्म जल्द अदा करने को कहा। वडेरा रहीम बख्श भी यही चाहता था कि जल्द से जल्द मंगनी की रस्म अदा हो जाए। दोनों तरफ मंगनी की रस्म की तैयारियां जोरों शोर से होने लगीं। ये कहते हुए दीनू बाबा कुछ देर को खामोश हो गया। मैं और मेरे साथी गौर से दीनू बाबा को देख रहे थे। वो मुस्कुराया, पानी का ग्लास पीकर हमसे दोबारा मुखातिब हुआ। उस रोज मैं किसी काम से हवेली के कमरे में गया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ फिरोज़ा किसी से बात कर रही है। कमरे की खिड़की खुले होने की बिना पर बराबर के कमरे से फिरोज़ा की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वो कह रही थी, कासिम तुम्हें हर हालत में आना है, वरना मैं जहर खाकर खुदकुशी कर लूँगी और इसकी सारी जिम्मेदारी तुम पर होगी। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें कार लेकर आना है। मैं अपने सामान का बैग तैयार रखूँगी। एक बार हमारी शादी हो जाए फिर बाबा खुद ही मान जाएंगे। ये कहते हुए उसने फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन करके वो जैसे ही उस कमरे से बाहर जाने लगी, खिड़की से उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। वो बुरी तरह चौंकी और फिर खिड़की में मुंह करके बोली, दीनू तुमने कुछ नहीं सुना, ये दिमाग में रख लो। बीबी आप कासिम को गाँव नहीं बुलाएं। वडेरे साईं को उसके आने का पता चल गया तो वो कुछ हो जाएगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। फिरोज़ा उस वक्त कुछ समझने को तैयार नहीं थी। उसकी जिद यही थी कि अपनी जुबान को बंद रखूं। मैंने हामी भर ली, जिस पर वो मुतमईन हो गई। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। 3 दिन बाद रात की तारीकी में फिरोज़ा अपना सफरी बैग लिए हवेली से निकली। वडेरा जान मोहम्मद की इत्तफाक से आंख खुल गई। उसने बिस्तर से उठकर ऐसे ही खिड़की से बाहर झांका। फिरोज़ा हवेली का बाहर का गेट खोलकर जा रही थी। वडेरे जान मोहम्मद को हैरत का झटका लगा, लेकिन उसके जहन में और ही बात थी, इसलिए कोई शोर शराबा ना किया। वो खामोशी से कमरे से निकला, हवेली के पहरेदारों को जगाकर अपने साथ लिया और खामोशी से फिरोज़ा का पीछा करने लगा। वो पीछा इस खामोशी से कर रहे थे कि फिरोज़ा को ज़रा भी शक न हुआ। वो खामोशी से आगे बढ़ते ही जा रही थी। कासिम उसको कुछ फासले पर नजर आया। वो लपक कर उसके पास पहुंची। क्या कार नहीं लाए? अब हम कैसे शहर जाएंगे? कार में लेकर आया हूँ, लेकिन एहतियात के तौर पर कार कुछ फासले पर खड़ी की है कि किसी को शक ना हो। किसे शक होगा? पूरी बस्ती के लोग सो रहे हैं, किसी को कानो कान भी पता नहीं चलेगा और हम गांव से फरार हो जाएंगे। फिरोज़ा एक बार फिर सोच लो, कल कहीं तुम्हें पछताना न पड़े। हमारे इस इकदाम से तुम अपने खानदान से हमेशा के लिए कट जाओगी। मैंने खूब सोच लिया है कासिम, तुम जल्दी चलो, कहीं हवेली में मेरी गुमशुदगी की किसी को खबर ना हो जाए और पकड़ लिए जाए। जवाब में कासिम ने भी कदम आगे बढ़ाए, लेकिन उनके कदम रुक गए। वो चारों तरफ से घेर लिए गए थे। उन पर बंदूकें तनी हुई थीं। खौफ से दोनों के चेहरे फक हो गए थे। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह पकड़े जाएंगे। फिरोज़ा को वडेरा जान मोहम्मद पकड़कर हवेली के अंदर ले गया, जबकि कासिम को हवेली के सतून से बांध दिया गया। सुबह होने पर वडेरा जान मोहम्मद को कासिम ने साफ साफ बता दिया था कि उसका इरादा फिरोज़ा को ले जाने का नहीं था और वो फिरोज़ा को अपनी जान देने की धमकी पर मजबूर होकर गाँव से लेने आया था। वडेरे को बहुत गुस्सा था। उसे अपनी बेटी फिरोज़ा से इस तरह की हरकत की बिल्कुल तवक्का ना थी। कासिम बेकसूर था, लेकिन वो हवेली की दूसरी लड़कियों को ऐसा सबक सिखाना चाहते थे कि वो भी मुस्तकबिल में ऐसा कोई कदम ना उठा सके। इस वाक़े से नसीहत पकड़े। एक दिन वडेरे जान मोहम्मद ने हवेली के मैदान में कासिम के हाथ पांव रस्सियों से बांध कर डाल दिए। हवेली के मर्द और औरतों को भी मैदान से कुछ फासले पर कुर्सियां डालकर बिठाया गया।
सब हैरत ज़दा थे कि देखें वडेरा क्या करता है। वडेरे ने जैसे ही अपने हाथ का इशारे से मुलाजिम को हुक्म दिया तो उसने 2 दिन के भूखे कुत्ते कासिम के जिस्म पर छोड़ दिए। वो कासिम पर ऐसे लपके जैसे शिकार पर लपकते हैं। कुत्तों ने कासिम के जिस्म में अपने खूनख्वार दांत बेबस कर दिए। कासिम कुत्तों के हमले से बौखला गया। वो चीखो पुकार करता रहा, लेकिन उसकी चीखो पुकार सुनने को कोई भी तैयार न था। चीखते चिल्लाते वो बेदम सा होने लगा। उसके जिस्म से गोश्त नोच नोच कर कुत्ते खा रहे थे। हवेली के सभी लोग एक इंसान को कुत्तों की खुराक बनता देख रहे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुत्तों से कासिम की जान बख्शी करा सके। वो सब सकते की हालत में थे। किसी को भी वडेरे से इस किस्म की उम्मीद नहीं थी। वडेरे, तूने जानबूझकर मुझे बेकसूर कुत्तों की खुराक बना दिया है, लेकिन मरने के बाद भी मेरी रूह तुझसे इंतकाम लेगी। उस हवेली के एक एक फर्द से इंतकाम लेगी, क्योंकि सब ने मुझे कुत्तों की खुराक बनते देखा है, लेकिन किसी ने भी मुझे इनसे छुड़ाया नहीं, कासिम ने चिल्लाते हुए कहा। वडेरे ने जोरदार कहका लगाया और उसे मुखातिब करते हुए बोला, तू इंतकाम लेगा? तू तो अपनी जान भी नहीं बचा सकता, हमसे क्या खाक इंतकाम लेगा? मैं नहीं, मेरी रूह तुझसे इंतकाम लेगी। कासिम ने यह कहा और उसने अपनी जान दे दी। वडेरा अपनी कुर्सी से उठकर हवेली के अंदर चला गया। उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। इस वाक़े से उसने हवेली की ख़वातीन को सबक सिखा दिया था कि आइंदा किसी ने फिरोज़ा जैसी हरकत की तो उसका अंजाम भी भयानक होगा। कासिम के मरने के बाद अभी 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि हवेली में रात के वक्त पुरअसरार किस्म की आवाज़ें आने लगीं। रात के सन्नाटे में वो आवाज़ें कमज़ोर दिल के मालिक को डरा देने के लिए काफ़ी थीं। एक रात वडेरे जान मोहम्मद का बड़ा बेटा अच्छा भला सोया था कि सुबह होने पर बिस्तर पर मुर्दा हालत में पाया गया। अभी उसका इंतकाल हुए 3 दिन ही हुए थे कि चौथे रोज़ दूसरा बेटा पीर मोहम्मद भी बिस्तर पर मुर्दा हालत में पाया गया और 2 अमवात ने घर भर के अफराद को हिलाकर रख दिया। 1 हफ्ता सुकून से गुजरा था कि वडेरे का तीसरा बेटा न्याज मोहम्मद भी अपने बिस्तर पर मुर्दा हालत में पाया गया। वडेरा जान मोहम्मद इस वाक़े पर हिल कर रह गया। चौथे बेटे नूर मोहम्मद पर ऐसा खौफतारी हुआ कि वो अपनी बीवी और बेटे समेत हवेली से किसी को बताए बगैर गायब हो गया। वडेरे जान मोहम्मद की भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सोचते सोचते उसके जहन में यही बात आई कि किसी आमिल से इसका सहारा लेना चाहिए। जिंदगी भर वो जादू टोने से दूर रहा था, लेकिन अब जादू टोने का सहारा लेना उसकी मजबूरी बन गई थी। सुबह के वक्त वडेरे ने मुझे बुलाकर कहा, दीनू, तुमने आमिल नवीद शाह के आस्ताना देखा है ना? वो गांव से कुछ फासले पर है। तुम जल्दी से मेरे साथ चलो, हमें अभी और इसी वक्त आमिल नवीद शाह के पास चलना चाहिए। अभी मैं और वडेरा थोड़ा आगे ही बढ़े थे कि कोई भागता हुआ आया। साईं, अदीदी फरोजा को पता नहीं क्या हो गया है, वो दर्द से बुरी तरह चिल्ला रही है, एक नौकरानी ने आकर बताया। वडेरा उल्टे कदमों हवेली में दौड़ा। वाकई फिरोजा बेआब मछली की तरह जमीन पर उछल रही थी। तकलीफ उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिरोजा को फौरी तौर पर शहर के अस्पताल ले जाने की तैयारियां शुरू की जा रही थी कि उसने दम तोड़ दिया। फिरोजा से वडेरे को बहुत मोहब्बत थी। फिरोजा की मौत पर वडेरे की हालत पागलों की सी हो गई थी। सोइम वाले दिन जब हवेली के मैदान में गांव के लोग बैठे थे, अचानक हवेली के एक कमरे की गैलरी से वडेरे जान मोहम्मद की बीवी धड़ाम से नीचे गिरी और उस वक्त उसने अपना दम तोड़ दिया। वो अभी बेटी का सदमा नहीं भूल पाया था कि बीवी भी साथ छोड़ गई थी। वडेरे ने कई बार आमिल नवीद शाह से मदद लेना चाही, लेकिन कोई ना कोई ऐसा मसला आ जाता कि वो उसके पास नहीं जा पाता था। अलगर्ज वडेरे के तीनों बेटों की बीवियां और उनके बच्चे एक एक करके वडेरे जान मोहम्मद के सामने दम तोड़ गए। वो उन्हें बिल्कुल ना बचा पाया। लगातार सदमे मिलने पर वडेरा जान मोहम्मद अपने हवास खो बैठा और गांव में पागलों जैसी हरकतें करता फिरता था। दिन भर फटे पुराने कपड़े पहनने, मिट्टी और धूल में खेलता रहता। गांव के बच्चों को अच्छी तफरी मिल गई थी। उसे देखकर वो पागल पागल के नारे लगाते। जवाब में वडेरा जान मोहम्मद जोर जोर से हंसता हुआ उन्हें पत्थर मारने को दौड़ता। अपने पीछे आता देखकर बच्चे रफू चक्कर हो जाते। एक दिन वडेरा जान मोहम्मद की लाश हवेली के मेन गेट के पास से मिली। ऐसा लगता था जैसे किसी खूनख्वार जानवर ने उस पर हमला करके हलाक किया है। वडेरे जान मोहम्मद की हलाकत के बाद से ये हवेली वीरान है। कोई रात तो दूर, दिन में भी इस हवेली में जाने से कतराता है। दीनू बाबा ये सब बताने के बाद खामोश हो गया। हवेली के बारे में इतनी सनसनीखेज इंकशाफात सुनकर मुझे तशवीश पैदा हो गई कि कहीं वाकई शफी मोहम्मद का ताल्लुक भी वडेरे जान मोहम्मद के ख़ानदान से ना हो। ऐसा होने की सूरत में हमें उसे हर मुमकिन बचाना था। मैं अपने साथियों के साथ हवेली पहुंचा।
हमारी कार हवेली के बाहर मौजूद थी, लेकिन शफी मोहम्मद कार में मौजूद नहीं था। कार में उसका ना होने का मतलब यही था कि वो ज़रूर हवेली के अंदर होगा। मुझे बदहवासी की हालत में हवेली में दाखिल होता देखकर नदीम चौंका। क्या हुआ? तुम सब मेरे पीछे आओ। मुझे घबराया हुआ देखकर वो भी मेरे पीछे लपके। शफी मोहम्मद की वहाँ गैर मौजूदगी जाहिर कर रही थी कि वो हवेली के किस कमरे में क्या है। मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन जवाब में मेरी आवाज़ पलट कर आ गई। शफी मोहम्मद की आवाज़ सुनाई ना देने पर मुझे सख्त तशवीश हो रही थी। घबराहट से मेरे चेहरे पर पसीने आ गए। मैं भागता हुआ हवेली के अंदर मुख्तलिफ कमरों में शफी मोहम्मद को तलाश कर रहा था। अचानक एक कमरे में शफी मोहम्मद नजर आ गया। वो इत्मीनान से एक पलंग पर लेटा हुआ था। मुझे बहुत गुस्सा आया। हम उसके लिए परेशान हो रहे हैं और ये देखो कितने मज़े से पलंग पर सो रहा है। शफी मोहम्मद, ये क्या हरकत है? मैं ज़ोर से चीखा। मेरे चीखने पर भी उसे कुछ असर नहीं हुआ। मैं गुस्से में भरकर जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मेरी नज़र फर्श पर पड़ी। फर्श पर खून ही खून पड़ा था। वो मंजर देखकर मैंने जब गौर से शफी मोहम्मद की तरफ देखा तो लरस कर रह गया। शफी मोहम्मद के दिल के मुकाम पर एक तेज धार खंजर घुसा हुआ था, जिससे खून बह रहा था। कासिम की रूह ने आज भी शफी मोहम्मद को मौत की नींद सुलाकर साबित कर दिया था कि उसने वडेरे जान मोहम्मद को बदला लेने का चैलेंज दिया था, जो उसने पूरा कर दिया। मैं शफी मोहम्मद की बात को झूठी समझता था, लेकिन आज साबित हो गया था कि शफी मोहम्मद का ताल्लुक वडेरा जान मोहम्मद के ख़ानदान से था। अफसोस के पुरस्रार हवेली का राज मुझे उस वक्त मालूम हुआ जब कासिम की रूह शफी मोहम्मद को अपने इंतकाम का निशाना बना चुकी थी।